नमस्कार जय साहब, कैथी और मुझे लगता है आकर्ष ने ज्वाइन किया है। अच्छा, आप सबों का स्वागत है और और पवित्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज दोनों आदमी आप लोग एक ही फ्रेम में रहेंगे। नमस्कार। हाँ, नहीं वो एक ही फ्रेम में है, लेकिन आप चाहेंगे तो एक के बाद एक निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे ही मैं मजाक कर रहा था। बढ़िया है आप लोग। वेलकम टू ऑल। कोई नहीं है आज, तुम्हारा नहीं होगा कोई ना, वो आएगा। विभा जी आ गई। विभा जी आपका स्वागत है। नमस्कार सुषमा जी आपका स्वागत है। पवन जी आपका स्वागत है। नमस्कार पवित्रा जी। बहुत बढ़िया। शशि बहन नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हिंदू शर्मा जी आपका भी स्वागत है। आप लोग सब लोग अपना अपना वीडियो ऑन रख लें। बढ़िया। इंदु शर्मा जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। राजीव साहब स्वागत है। उषा जी भी, उषा जी है राजी। हेलो उषा, वो नहीं सुन पाएंगे, उनका नहीं। उषा भाभी नमस्कार। आप जो लोग भी बोलना चाहते हैं वो अपने आप को अनम्यूट करके तब बोले। नमस्ते। नमस्ते सोहन जी, कैसी हो? भाभी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया। आप तो देखिए, अब लोग 13 लोग भी तो आ चुके हैं आज। और कृष्णा जी नमस्कार। रमा जी नमस्कार। नमस्ते उषा। नमस्ते पवित्रा जी। नमस्ते भाई साहब जी। नमस्कार नमस्ते नमस्ते नमस्कार नमस्कार। सुषमा नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। क्या हाल है, ठीक हो? जी। वो जो दूसरा प्रोग्राम पवित्रा जी ठीक, वो अभी ऑन है, लेकिन फिर मैंने कहा मैं ये वाला देखूंगी। उषा सिंह जी नमस्कार। हमारे आज 2 प्रोग्राम थे, एक और भी है पर आप पहली बार गीतांजलि से जुड़ रही हैं जूम पे। उषा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उषा सिंह जी। इंदु शर्मा जी स्वागत है। संगीता जी स्वागत है। नमस्कार सर, मैं भारत से बोल रही हूँ, संगीता प्रसाद। आपका तहे दिल से स्वागत है। धन्यवाद सर। और मैं देख रहा हूँ कि शिवेंद्र भैया और मीना भाभी भी आ गई हैं। आप दोनों आदमी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बढ़िया। तो अभी 1 मिनट में मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूंगा। और जितनी भी सामने, इंदु शर्मा जी बहुत बहुत आभार, अपने अपना वीडियो ऑन किया है। बहुत बढ़िया। तो 3 बजा चाहते हैं। आज हमारी छोटी बहन जो राखी बंसल है वो आज प्रोग्राम में शिरकत पा रही हैं। तो आज पूरी जिम्मेवारी मेरी है। उसकी अपनी कुछ व्यस्तता है, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाई। तो प्रोग्राम की मैं शुरुआत कर दूं। ये परिवार का प्रोग्राम है और ये हम लोग का 13वां एकल काव्य पाठ है। इसको मैं एकल नहीं बोलूंगा, इसलिए कि आज पति पत्नी साथ प्रोग्राम दे रहे हैं, तो इसको मैं दाम्पत्य काव्य पाठ बोलूंगा। तो आप सबों का स्वागत है और विशेष रूप से जय जी और पवित्रा जी का। इसकी रूपरेखा मैं दे दूं कि शुरुआत में मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन का जो काम राखी का होता है वो आज मैं दूंगा। उसके बाद मैं जय साहब और पवित्रा जी को मैं उन पर छोड़ता हूँ। ऐसे लेडीज फर्स्ट होता है, लेकिन मैं ये जिम्मेवारी जय जी और पवित्रा जी को दूंगा कि कौन पहले आएंगे। तो इन लोगों का जो प्रोग्राम है वो 20 से 30 मिनट तक का रहेगा।
इसी बीच में पहले एक बोलेंगे, उसके बाद दूसरे लोग बोलेंगे, और इस प्रोग्राम के बाद मैं 1-2 मिनट पहले बता दूंगा कि अब आपका टाइम समाप्त हो रहा है, ताकि आप उसको वाइंड अप कर सकें। उसके बाद जो है वो हमेशा की तरह डॉक्टर कृष्ण कुमार जो है वो आप दोनों की कविताओं पर अपने कमेंट्स देंगे, और अंत में कंक्लूजन का काम मैं करूंगा। मैं कंक्लूड करके और नेक्स्ट मीटिंग की सूचना देकर फिर प्रोग्राम की मैं समाप्त करूंगा। ये प्रोग्राम 40 से 45 मिनट का रहेगा, तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इंट्रोडक्शन आप दोनों को दे दूं। जय जी का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं पहले दूंगा कि जय साहब पेशे से चार्टर्ड केमिस्ट हैं, और इन्होंने 2 फेलोशिप किया है इस कंट्री में आने के बाद। इन्होंने 2 फेलोशिप किया है। पहला फेलोशिप बोलते हैं FRSC, फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री, और दूसरा इन्होंने फेलोशिप किया है FCS, फेलो ऑफ कंक्रीट सोसाइटी। जय साहब 1974 में यूके आए। ये पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री लेने के लिए आए थे और रिसर्च के लिए आए थे, जो उन्होंने हर्टफोर्डशायर से किया, और 20 सालों तक इन्होंने BP ग्रुप कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में पहले टेक्निकल मैनेजर और उसके बाद उसके सर्वोच्च पद पर मैनेजिंग डायरेक्टर से ये इस पद से इन्होंने सेवा निवृत्त हुए 2005 में। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने काम करना जारी रखा। अभी संप्रति में ये टेक्निकल एंड बिजनेस डेवलपमेंट, तो एक इंडिया की कंपनी है, इंडियन कॉर्पोरेट पेडिलिट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो फेविकॉल और डॉक्टर 6 टाइप की चीजें बनाती हैं। और इस सिलसिले में जय साहब का हमेशा पटना आना जाना, वहाँ दिल्ली आना जाना होता रहता है। गीतांजलि से ये 2013 से जुड़े हैं, तो 7 साल इनको जुड़ने से जुड़े हुए हैं। शुरुआती दौर में ये लिखते थे बचपन के समय में, लेकिन बाद में फिर इनके मशरूफियत की वजह से इनका लिखना कम हो गया था। लेकिन 2013 में ज्वाइन करने के बाद इन्होंने फिर से लिखना शुरू किया, और ये लिखने का श्रेय कृष्ण कुमार जी को देते हैं और कुछ हद तक मुझे। तो ये इनका जो है वो बड़प्पन और अजमत है कि इन्होंने हम लोगों को श्रेय दिया है। लेकिन इनमें लिखने की जो कीड़ा थी वो शुरू से थी। इनकी कुछ कविताएं, मोस्टली ये जो कविताएं लिखते हैं वो रिश्ते में कैसे सामंजस्य बैठता है उस पर लिखते हैं। और इनकी कविताओं जो मैंने कुछ सुनी है, इनको अपनी बिटिया रानी से बहुत प्यार है, तो ज्यादा कविताएं इनकी बिटिया रानी पर ही होती है। तो आप इसका कुछ ना कुछ जो उदाहरण है वो देखेंगे, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या बिटिया रानी, बिटिया की विदाई, तो इस तरह की चीजें जो है। पवित्रा गुप्ता के बारे में मैं बतला दूं कि पवित्रा गुप्ता का काम जय गुप्ता से ज्यादा कठिन रहा है, इसलिए कि जो आदमी अर्धांगिनी के रूप में 1974 में जय साहब को अपने 2 बच्चों के साथ इन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, दोनों बच्चे विवेक और मोनिका, और एक हाउसवाइफ का और एक माँ की जो जिम्मेवारी होती है वो बहुत बड़ी होती है। उनकी कैसे परवरिश करनी है, कैसे उनको शिक्षा देनी है, कैसे उनको आगे बढ़ानी है, कैसे उनको संस्कृति देनी है। मैं इसलिए इतना दावे से बोल रहा हूँ कि मैंने अपनी माँ को देखा है कि कैसे 7 बच्चों को उन्होंने परवरिश की है, और किसी की परवरिश में कोई कमी नहीं हुई। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि जो जिम्मेवारी पवित्रा जी के ऊपर डाली गई उन्होंने बखूबी निभाया। इनके जो बेटे हैं उनका नाम विवेक है, वो MBBS और FRCS करके अभी हर्टफोर्डशायर में हॉस्पिटल जो है वो लिस्टर हॉस्पिटल में वो क्लिनिकल डायरेक्टर और कंसल्टेंट हैं। और उनकी जो पत्नी एकता वो GP हैं, और वो दोनों अपने बच्चों के साथ वहाँ रहते हैं। इनकी जो बेटी है उनका नाम मोनिका है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनके पति जो है वो GP, मेरी तरह GP हैं, और ये लोग लंदन में रहते हैं। पवित्रा जी ने हिंदी में ग्रेजुएशन किया है, स्नातक इन्होंने हिंदी में किया है, और इसलिए जाहिर है कि इनका हिंदी के प्रति लगाव रहा होगा। और 2013 से जय जी के साथ ये भी जुड़ी हैं गीतांजलि से, और इनकी जो लिखावट जो है वो, इनके लिखने का अंदाज जो है वो संजीदगी से लिखती हैं, और आसपास बिखरी जो चीजें उसको लिखती हैं, और कोशिश करती हैं कि जो आसपास बिखरी जो घटनाएं हैं उसी को रचनाओं में समेटने की कोशिश करती हैं। इनकी जो कुछ 1-2 कविताएं जो मुझे याद है, उसमें एक जीवन है, उसके अलावा कुदरत है, डरते हैं तन्हाई से, नया दौर, इस तरह की चीजें वो लिखती हैं। गीतांजलि के मंच पर कई बार इन्होंने शिरकत किया है, और जो प्रोग्राम होता है उन्होंने शिरकत करती हैं।
तो मैं अब आप दोनों को आमंत्रित करता हूं। मैं आप पर छोड़ता हूं कि पहले जय जी शुरुआत करेंगे कि पवित्रा जी। तो आपको मैं आई मीन ओवर टू यू। जूम के बारे में मैं बता दूं कि जूम की जो बातें हैं वो ऑलरेडी राखी बंसल ने भेज दिया है। वो आप लोगों को पता होगा जूम का जो उसको GDPR के अंतर्गत हमको हमेशा बोलना पड़ता है। तो जूम में खाली एक बात मैं आपको इंसिस्ट कर दूं कि आप अगर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं कहें कि इसकी जरूरत पड़ती है, हम लोग इसको अपने वेबसाइट पे या यूट्यूब पे या और सब जगह इसको हम डालते हैं। जो लोग इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं होंगे, जो नहीं चाहते कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो, वो अपने वीडियो को ऑफ कर सकते हैं या मुझे बतला सकते हैं कि हाँ आप मेरा वीडियो मत कीजिए। तो मैं ये जो एहतियात है वो मैं बरतूंगा। क्वेश्चन आंसर का जो टाइम आएगा वो मैं लूंगा। तो आप लोग अगर चाहें तो क्वेश्चन आंसर जो है वो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है, तो उससे समय की बचत होगी। और 4 से 5 क्वेश्चंस मैं लेता हूं प्रोग्राम के अंत में। तो आप जिन को क्वेश्चन पूछना या कमेंट देना होगा या तो हाथ उठा देंगे या चैट बॉक्स में डालेंगे अपने मैसेज, तो मैं वहां से पिकअप करूंगा। तो अब मैं जय जी को और पवित्रा जी को लाऊंगा स्क्रीन पे। स्वागत है जय साहब और पवित्रा जी। परिचय के लिए आभार, धन्यवाद, थैंक यू डॉक्टर कृष्ण कन्हैया। आपने बहुत ऐसे शब्द लिख दिए हैं जिसके लिए मैं बहुत ही आपका आभारी हूँ। प्रणाम, नमस्कार। आज के मंच के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण कुमार जी और उपस्थित GMLC के साथी सदस्य। अपनी काव्य पाठ करने से पहले मैं कबीर दास की कविता को याद करना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताए। क्या बात है। मैं इसको इसलिए करना चाहता था। मैं अपने जीवन काल में 1960 में ही हिंदी साहित्य व संस्कृत को पीछे छोड़ आया था, लेकिन 8 साल पहले जब मैं GMLC से जुड़ा तो आप लोगों से इंस्पिरेशन मिला। इसके ऊपर डॉक्टर कुमार और डॉक्टर कन्हैया के प्रोत्साहन की वजह से मैंने भी अपनी भावनाओं को कविता के रूप में हिंदी को रिवाइव करने की कोशिश की है। अतः मेरा गोविंद तो माँ सरस्वती यानी हिंदी साहित्य है और मेरे गुरु डॉक्टर कृष्ण कुमार जी हैं, जिन्होंने न केवल मुझे प्रोत्साहित ही किया बल्कि मेरी रचनाओं को करेक्ट करके सुधारा। धन्यवाद। मेरी ज्यादातर रचनाएं रिश्तों पर हैं, जैसा कि डॉक्टर कन्हैया ने बताया। मैं वो प्रस्तुत करूंगा। तो पहले मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार जी को ये 4 लाइनें समर्पित करता हूँ। मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर आपका मौन है। क्या बात है। शिक्षक न पद है, न पेशा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है, गीता में उपदेशित मा फलेतु वाला कर्म है। तो ये डॉक्टर कृष्ण कुमार जी के लिए मेरी तरफ से समर्पित है। जैसा डॉक्टर कन्हैया ने कहा, मैं ज्यादातर रिश्तों पर और स्पेशली बिटिया बेटी पर ही लिखता हूँ। तो मेरी पहली जो कविता है वह
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है, वो उसका टाइटल है। क्योंकि इंडिया में जो होता है ये सबको मालूम है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 4 लाइनें या 8 लाइनें मैंने लिखी हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटे की तो होती चाहत, बेटा ही है सबकी राहत। कोख में पलती बेटी देख, पूरा घर होता है आहत। माँ की कोख पर दया करो, कोख बचाकर भला करो। बचेगी बेटी तो पढ़ेगी बेटी, संदेश समाज में बयां करो। बेटियों का सम्मान करो, मत उसका अपमान करो। बेटी बेटी है एक, बेटा बेटी है एक समान, बेटी पर अभिमान करो। बेटी को खूब पढ़ाना है, सबसे अच्छा उसे बनाना है। संस्कार शिक्षा सर्वोत्तम देकर उच्च शिखर पर पहुंचाना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बहुत अच्छा। दूसरा है, वो भी बेटी के ऊपर ही है, बिटिया रानी। नीचे करो कहाँ? न जाने एक बिटिया क्या क्या बनी। ये मैं कविता पहले कवि गोष्ठी में भी पढ़ चुका हूँ। न जाने एक बिटिया क्या क्या बनी, कभी भाभी कभी चाची कभी बहना बनी। ये सब एक बिटिया कई परिवारों को गहना बनी, कभी ननद कभी जेठानी कभी देवरानी बनी। अपने घर में ही वो भूली हुई, अपने घर में भी वो भूली हुई बहू रानी बनी। कभी सास कभी दादी कभी नानी बनी। उम्र के हर पड़ाव में बस एक कुर्बानी बनी। कभी शायद कभी लक्ष्मी, कभी शारदा कभी लक्ष्मी कभी काली बनी। हर रूप में इस जगत की पटरानी बनी। कभी दुर्गा कभी आवन कभी लक्ष्मीबाई बनी। हर मम में वो नए इतिहास की रोशनी बनी। फिर क्यों ना कहूँ उस बिटिया का दिल से वंदन। फिर क्यों ना करूं उस बिटिया को मैं शत शत नमन। बहुत बढ़िया। कोई ना करना। अब ये तीसरा जो है वो मार्मिक है, वो भी बिटिया के ही लिए है। वो उसका शीर्षक है बेटी की विदाई। कन्यादान हुआ जब पूरा, कन्यादान हुआ जब पूरा, आया समय विदाई का। हंसी खुशी का सब काम हुआ था, सारी रस्म अदाई का। बेटी की उस कातिर सर ने बाबुल को झुझकोर दिया। पूछ रही थी पापा तुमसे, क्या सचमुच में छोड़ दी। पूछ रही थी पापा तुमने क्या मुझको छोड़ दिया। अपने आंगन की फुलवारी मुझसे सदा कहा तुमने। मेरे रोने को पल भर भी पापा नहीं सहा तुमने। क्या इस आंगन के कोने में मेरा कुछ स्थान नहीं। अब मेरे रोने का पापा तुमको बिल्कुल ध्यान नहीं। देखो अंतिम बार देहरी लोग मुझे पुजवाते हैं। आकर के पापा क्यों आपको आप नहीं धमकाते हैं। नहीं रोए चाचा ताऊ
भैया भी आस नहीं, ऐसी भी क्या निष्ठुरता है, कोई आता पास नहीं। बेटी की बातें सुनकर पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू, बड़े बादशाह दौड़ पड़ा। कातिर बिछिया सी वे बेटी, कातिर बिछिया नहीं, मैंने गलत बोल दिया, पढ़ा नहीं जा रहा। कातिर बछिया सी वे बेटी, लिफ्ट पिता से रोई थी, जैसे यादों को अक्षर व अश्रुबिंद से धोती थी। माँ को लगा गोद से कोई, कानों सब कुछ छिन चला, फूल सभी घर की फुलवारी से कोई जैसे बीन चला। छोटा भाई भी कोने में बैठा बैठा सुबक रहा, उसको कौन करेगा चुप, अब वह कोने में दुबक रहा। बेटी के जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला बापू फिर यादों में रोया है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। आई एम सॉरी, थोड़ा सा मार्मिक हो गया मैं। कोई बात नहीं है, अब वैसे तो बेटी की होते हैं सारी, ज्यादातर बेटियों पर ही मैंने कोशिश की है लिखने की, लेकिन बुआ जो है हर एक कोई छोड़ देता है। बुआ के ऊपर बहुत ही कम आप लोगों ने कविता सुनी होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है। सबसे प्यारी होती है बुआ, पापा की बहन होती है बुआ, दादी की बेटी होती है बुआ। पापा की बहन होती है बुआ, दादी की बेटी होती है बुआ, दादा की लाडली होती है बुआ, हमारे बेस्ट फ्रेंड होती है बुआ। घर की रौनक होती है बुआ, पापा का भाव होती है बुआ, त्योहारों की रौनक होती है बुआ, बर्थडे पार्टी की शान होती है बुआ। माँ का अभिमान होता है बुआ, हमारी ढाल होती है बुआ, खुशियों की थाल होती है बुआ, कलाई का धागा होती है बुआ, रसमलाई का एहसास होती है बुआ, रसगुल्ले लाती है बुआ। राखी का इंतजार होती है बुआ, भाई दूज का त्योहार होती है बुआ। बड़ी बहन का एहसास होती है बुआ, और सबसे प्यारी होती है बुआ। अब जो है थोड़ा सा जो जिनकी उम्र ऊंची हो जाती है, तो उसका टाइटल मैंने लिखा है, जीने की असली उम्र तो 60 है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। न बचपन का होमवर्क, न जवानी का संघर्ष, न 40 की परेशानियां, बेफिक्र दिन और सुहानी रात है। बहुत बढ़िया। जीने की उम्र असली तो 60 है। बस अगर जीवन शांति आपके पास है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। ना स्कूल की जल्दी, ना ऑफिस की किटकिट, न बस की लाइन, न ट्रैफिक का झमेला। सुबह रामदेव का योग, अब क्या क्या करता है बुढ़ापे में। सुबह रामदेव का योग, दिन भर खुली धूप, दोस्तों यारों के साथ, राजनीति पर चर्च आम है। जीने की असली उम्र तो 60 है। बस अगर जीवन शांति आपके पास है, बुढ़ापे में ही असली ठाठ है। भाई बहन का प्यार भी मैंने क्योंकि रिश्तों पर ही ज्यादातर रहता है, तो भाई बहन के प्यार को बताया है कि शुरू में कैसा भाई बहन का प्यार रहता है बचपन में, और जब बड़े हो जाते हैं तो आगे कैसे चले जाते हैं। बड़े होकर भाई बहन कितने दूर हो जाते हैं,
इतने व्यस्त हैं सभी कि मिलने से भी मजबूर हो जाते हैं। एक दिन भी जिनके बिना नहीं रह सकते हम सब जिंदगी में अपनी मसरूफ हो जाते हैं। छोटी छोटी बात बताए बिना हम रह नहीं पाते थे, अब बड़ी बड़ी मुश्किलों से हम अकेले जूझते जाते हैं। ऐसा भी नहीं कि उनकी अहमियत नहीं है कोई, पर अपनी तकलीफें जाने क्यों उनसे छिपा जाते हैं। रिश्ते नए जिंदगी से जुड़ते चले जाते हैं और बचपन के ये रिश्ते कहीं दूर हो जाते हैं। खेल खेल में रूठना मनाना रोज रोज की बात थी, अब छोटी सी भी गलतफहमी से दिलों को दूर कर जाते हैं। सब अपनी उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं, कैसे बताएं उन्हें हम, वो हमें कितने याद आते हैं, जो जिन्हें एक पल भी हम भूल नहीं पाते हैं। बड़े होकर तो भाई बहन हमसे दूर हो जाते हैं। अंत में, क्योंकि आजकल क्रिकेट का भी सेशन चल रहा है, आईपीएल हो रहा है, तो ये भी मैं पहले कवि गोष्ठी में इसको मैंने पढ़ा है, तो उसका टाइटल है जीवन एक क्रिकेट है। सृष्टि के स्टेडियम में धरती की विराट पिच पर समय बॉलिंग कर रहा है। शरीर बल्लेबाज हैं, धर्मराज अंपायर है, बीमारियां फील्डिंग कर रही हैं, यमराज विकेट कीपर है और प्राण विकेट है। हम इसे डे नाइट के मैच में देख रचनात्मक के जलवे दिखाना है, सांसों के सीमित ओवर में सर्जन के रन बनाना है। गलियां उड़ने गिल्लियां और या गलियां उड़ने का अर्थ है सांसों का टूट जाना। LBW यानी हार्ट अटैक, दुर्घटना में मरना यानी रन आउट कहलाता है। आतंकवाद का मतलब हिट विकेट कहलाता है। हत्या का अर्थ स्टंप आउट होना। हालांकि कुछ आक्रामक खिलाड़ी जल्दी पवेलियन लौट जाते हैं, पर पारी ऐसे खेलते हैं कि कीर्तिमान बन जाते हैं। सबका अपना अपना रन रेट है, जीवन एक क्रिकेट है। तो ये मैंने होपफुली बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया जय साहब, धन्यवाद धन्यवाद। इसके पहले कि मैं पवित्रा जी को बुलाऊं, आपके पास और कोई कविता है कि? नहीं, मैंने अभी इतना ही ठीक समझा है, इतना ही है। इसके पहले कि मैं पवित्रा जी को बुलाऊं, मैं कुछ लोगों का स्वागत कर दूं जो बाद में ज्वाइन किए। उसमें मीनू अग्रवाल हैं, हमारे नरेंद्र ग्रोवर जी हैं, मधु शर्मा जी हैं, मंजू भाभी आई हैं और शशि माथुर बहन हैं, और आज सरिता भाभी ने भी ज्वाइन किया है, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो अब मैं चाहूंगा कि पवित्रा जी आए और पवित्रा जी आके अपनी रचनाएं हम लोग को सुनाएं। तुम्हारा नंबर वो कर दो उसमें सबका। हाँ, नमस्कार सबको मेरा। एंड मैं एक छोटा सा वो बोल रही हूँ। दुनिया के रैन बसेरे में पता नहीं कितने दिन और रहना है, जीत लो जीत के सबके दिलों को, बस यही जिंदगी का, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जिंदगी का गहना है। माँ ब्रह्मचारी आप सबकी रक्षा करे और हम सबको सुख दे, कोरोना भगाए और ये बस। एनीवे मैंने एक छोटा सा जिंदगी पे लिखा है। स्वागत है। बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में बिता दो।
मैं चाहे तो सोने में गुजार दो, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, और भीड़ से हटकर चलो। और भीड़ साहस तो देता है पर पहचान छीन लेता है, पहचान छीन लेती है। मंजिल न मिले तो तब तक हिम्मत मत खो और ना ही ठहरो, क्योंकि आज तक रास्ते में किसी ने नहीं पूछा कि समंदर कितना दूर है। हाँ, बहुत ये मेरा बढ़िया, है एक पहला बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा। एक मैंने जिंदगी पे लिखा है, वो काम लिया भैया, सॉरी। वो काम लिया जिंदगी पे, जीवन पर। हाँ, अब साल में जिंदगी है ये, अब साल में ना जोड़ो, सालों में अब जीवन जोड़ो। अब साल में ना जोड़ो, साल में जीवन जोड़ो। अब यह आपसी ईर्ष्या छोड़कर मन पर जमी थोड़ी तृष्णा को तोड़ो, कुष्ठा को तोड़ो। दिल में जो है आज वह बोलो, खुली हवा में जीना सीखो। दिल पर लगी चिटकनियां खोलो। तेरा मन तेरा मेरा आज छोड़कर मानवता से नाता जोड़ो। प्यार दिखाकर अपना बनाकर दीन दुखी के आंसू छो, दीन दुखी के आंसू पहुंचो। जीवन में अब साल न जोड़ो, जीवन में अब साल न जोड़ो। जीवन सादा जीवन जी लो, आपस की निंदा छोड़ो। सही दिशा को जांच परख कर उसी तरफ जीवन को मोड़ो। जीवन पे अब जीवन को अब साल न जोड़ो, साल में जीवन को जोड़ो। ये मेरी दूसरी है। तीसरी मैंने ये है एक मेरा सेल्फ प्रॉमिस, ये मैंने लिखा था। सोचती हूँ फिर से प्यार कर लूं, बेरंग सी हो गई जिंदगी, अब उसमें थोड़ी सी चाहत भर लूं। वो चहक हरे रंग का कुर्ता जो मुझे फपता था बेहद मुझ पर, क्योंकि क्यों ना फिर से मैं बक्से से निकाल कर अलमारी के ऊपर रख लूं। सजना समझना तो मुझे बेहद आता था, वो आंखों का काजल कितना लुभाता था। क्यों ना आज फिर से थोड़ा सच समझ लूं, सोचती हूँ कि फिर से प्यार कर लूं। जो मेरी हंसी पूरे घर में गूंज जाती थी, मुझे देखकर दादी बुआ आंखें दिखाती थी। भूल के सारे बंधन दिल खोल कर मैं हंसती थी, अब मैं क्यों ना हंस लूं। सोचती हूँ फिर से प्यार कर लूं। वो तो मैं अल्लड़ बेपरवाह हुआ करती थी, सिर्फ जिंदगी में उम्मीदों के रंग भरती थी। फिर अपने अंदर इस लड़की को जिंदा कर लूं, सोचती हूँ फिर से प्यार क्यों ना कर लूं। सब अपनी सारी जिम्मेदारियां बेशक निभाऊंगी, लेकिन खुद को वो बचपना भी जगाऊंगी। ये वायदा खुद से आज कर लूं, सोचती हूँ फिर से मैं प्यार कर लूं। ये है। एक है ये कुदरत। उजड़ा उजड़ा सा शहर लगता है अब तो हमें तो यह कुदरत का कहर लगता है। इंसान ने की ऐसी भी क्या तरक्की कि इंसान से डरने लगा और इंसान ने की ऐसी क्या तरक्की कि इंसान से भी डरने लगा। दौर फिर आएगा कि बदलता दौर है, ये भी बदल जाएगा। राहें बेचैन हैं, रफ्तार सी थम गई हैं, सकून और दहशत की राहों में दौर ये फिर आएगा। दौर ये बेचैनी का भी गुजरेगा, ये दौर से कयामत है गुजरने दो। नया दौर फिर आएगा कि बदलता है ये दौर, डर है अंजाम का, और फिर नई सी है सवाल। और ये गर्वात की जड़ाहों में दौर ये फिक्री का है, फिर भी गुजर जाएगा। दौर ये कयामत है, गुजरने दो, नया दौर फिर आएगा कि बदलता है हम दौर, ये भी बदल जाएगा। थैंक यू। बहुत खूब पवित्रा जी, बहुत अच्छा। मेरी तो इतनी थी बस कविता।
बहुत बहुत आप दोनों का आभार। 3 आपने मैंने लिखी थी। आप थैंक यू दोनों का वेरी बहुत मच। बहुत आभार। इसके पहले कि मैं कृष्ण कुमार जी को बुलाऊं, मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर आनंद सिन्हा भी आज जुड़े हैं। उनका खैर मकदम करते हैं कि वो आज आए हैं, तो विशेष नमस्कार। और इस कड़ी में अब मैं कृष्ण कुमार जी को बुलाऊंगा कि वो आके इन दोनों जय जी और पवित्रा जी की कविताओं को अपनी टिप्पणी दें और इन्हें सुझाएं कि भविष्य में कैसे इनकी कविताएं जो है उसमें और पन्ना पनाएगा। कृष्ण कुमार जी। धन्यवाद कन्हैया, सबका स्वागत। आकर्ष कृष्ण कुमार जी को स्क्रीन पे ले आओ। कोई नहीं, हाँ, छोड़ दो कन्हैया का इसके। स्वागत है आपका। सबका स्वागत है। आमतौर पे लोग एकल काव्य पाठ की प्रतीक्षा करते रहते हैं हर हफ्ते रविवार के दिन 3 बजे। और शुरू में कुछ पशुपेश में पड़े हुए थे हमारे डॉक्टर कृष्ण कन्हैया कि पवित्रा जी को और जय जी को एकल काव्य पाठ में एक साथ कैसे लेके आए। अनुभव ने काम किया, रास्ता दिखाया कि इसको एकल काव्य पाठ न करके काव्य पाठ कहें तो न हम गलत होंगे और सब अपने धर्म का निर्वाह हो जाएगा। तो आज इस मंच पर संभवतः पहली बार और हो सकता है आखिरी बार इस कड़ी में डॉक्टर जय गुप्ता एवं पवित्र गुप्ता आए और उन्होंने अपना कविता पाठ किया। नम्रता और विनम्रता दो ऐसे गुण होते हैं जिनके आधार पर जीवन की सीढ़ी हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ते हैं। ये दोनों जय गुप्ता और पवित्रा गुप्ता के जीवन में खूब भरे हुए हैं, जिसके आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। जय जी ने बड़ी नम्रता पूर्वक कहा कि 1960 में उन्होंने संस्कृत और हिंदी को एक तरह से विदाई दे दी थी। अच्छा किया था, क्योंकि आप अपने व्यावहारिक जीवन में आगे बढ़ते गए और यहाँ विदेश में आकर भी अपना कीर्तिमान स्थापित किया और समय अनुकूल आने पर उन्होंने वो सब किया जो उनको करना चाहिए। अपने मन के भाव व्यक्त करने के लिए जय जी ने और पवित्रा जी ने दोनों ने अपने अपने ढंग से कविताएं लिखना शुरू किया। और कितना अच्छा है कि दोनों की कविताओं में एक अलग तरीके का तेवर है। जय जी की हर कविता में, चाहे वो छोटे छोटे रिश्तों के बारे में हो, चाहे वो जीवन के बारे में हो, जो प्रतिबिंब, जो बिंब, जो उपमाएं जय जी ने चुनी अपनी कविताओं के लिए, वे किसी भी सधे हुए जाने माने कवि को शर्मसार कर सकती हैं। जीवन एक क्रिकेट है। ये पूरी एक बहुत ही मार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक कविता है, जिसके अंदर प्रतीक एक से एक सुंदर प्रतीक चुने गए हैं। कविता मेरे सामने तो नहीं है, लेकिन सुनते वक्त लगा वाह जय जी, क्या बात है। बेटी की विदाई में उन्होंने अपने आंसू शब्दों में ढाल दिए और बहुत ही मार्मिक और बहुत सुंदर कविता पढ़ी। जय जी ने अपनी उस कविता को अपनी कविताओं की श्रेणी में नहीं रखा जिसमें उन्होंने गुरु गोविंद दोनों खड़े के विचार को एक बहुत ही सुंदर तरीके से पिरोया था।
वो भी एक बहुत ही मार्मिक कविता है। जय जी, बधाई। आप अगर लिखते जाएं इसी तरीके से, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारे रिश्तों के लिए अगर आप समर्पित होकर के ये सोच लें कि आपको हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक कविता लिखनी है, तो आप देखिएगा 6 महीने के अंदर आपकी कविताओं में जो परिपक्वता आएगी वो समुदाय के सभी सदस्यों को सर्वसार कर सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। पवित्रा दी, आपकी कविताएं एक परिपक्वता को दिखाती हैं, जीवन के रिश्तों को दिखाती हैं, और शब्दावली दोनों की कविताओं में भरपूर है। जय जी ने अपनी कविता में एक बहुत ही मार्मिक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको आहत कहते हैं। आहत शब्द का उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया। आक्रामक शब्द का प्रयोग भी बहुत खूबसूरती से शायद एक क्रिकेट कविता में किया। और पवित्रा जी ने भी इसी तरीके से जीवन के रैन बसेरे में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। मैं सोचता था कि गीतांजलि समुदाय में जीवन और मृत्यु के दर्शन को लिखने वाले लोग कम हैं, लेकिन पवित्रा जी, आपने जीवन और जिंदगी के दर्शन को अलग तरीके से पिरोया है और ये अद्भुत है, मुझे गर्व है। धन्यवाद। जय जी, पवित्रा जी, आप इसी तरीके से लिखते जाइए और एक दिन आपके अपने कविता संग्रह निकलेंगे। हो सकता है वो सामूहिक संग्रह हो, यानी पवित्रा गुप्ता, जय गुप्ता का, जिस तरीके से मैं सुझाता आ रहा हूँ अनु भार्गव और उनकी पत्नी रजनी के कविता संग्रह के लिए। बहुत बहुत बधाई। गीतांजलि समुदाय की ओर से आपको आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। कन्हैया जी, धन्यवाद कृष्णलाल जी। आपने जो जया जी और पवित्रा जी, जय जी और पवित्रा जी के बारे में कहा वो अक्षरशः सत्य है। इनमें लिखने की जो क्षमता है वो बहुत ही बढ़िया है और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके पहले कि मैं क्वेश्चन और आंसर और कमेंट्स का सेक्शन लाऊं, मैं कुछ अनाउंसमेंट चाहता हूं कर देना कि आगे की जो मीटिंग्स है वो एकल काव्य पाठ की, वो अगला जो एकल काव्य पाठ है वो मीना सिन्हा जो है वो करेंगी। मीना भाभी, आप मुझे सुन रही हैं? हाँ मीना भाभी, आपका अगला जो है वो 25 तारीख का वो आपका है। उसके बाद 1 तारीख का जो प्रोग्राम है 1 नवंबर का वो आनंद सिन्हा जी हैं। आनंद जी आप हैं? आप सुन पा रहे हैं मुझे? आनंद जी आप थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। धन्यवाद सर, मैं सुन रहा हूँ। 1 नवंबर का काव्य पाठ आपका एकल काव्य पाठ है, तो हाँ, हम लोग गौरवान्वित होंगे आपको लाकर। 8 तारीख का जो काव्य पाठ है वो है दलजीत निजरन का। तो दलजीत निजरन ने अपनी इच्छा जाहिर की है, उन्हें पता है कि उनको अपना डिटेल्स भेजना है और उनकी अपना तो 8 तारीख का उनका हो गया। और 15 तारीख का राखी बंसल जो है वो अपना प्रोग्राम देंगी। तो राखी बंसल को इसकी मालूमात है, और कोई भी लोग जो हमारे गीतांजलि के मेंबर यहाँ उपस्थित है वो चाहते हैं कि अपना एकल काव्य पाठ करें, तो वो अपना नाम जो है वो या मुझे या राखी या कृष्णकुमार जी को जरूर सुझाएं, वो इधर ईमेल से या फोन करके या व्हाट्सएप से, ताकि उनके नाम को हम डाल सकें। हम लोग जो एकल काव्य पाठ हैं वो हम लोग पूरे नवंबर तक करेंगे, और दिसंबर से जो है वो बाहर के जो नामी गिरामी जो लोग हैं उनको हम लोग एकल काव्य पाठ में लाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि जो लोग इसके लिए इच्छुक हैं वो अपना नाम जो है या मुझे, राखी या कृष्णकुमार जी को दें। दूसरी बात मैं एक और बतलाना चाहूंगा कि गीतांजलि के लोगों को आज सम्मान दिया गया है। उसमें 5-6 लोग जो थे वो हिंदी अकादमी
जो मुंबई है उसके द्वारा दिया गया है, उसमें कुछ लोग उपस्थित नहीं हो पाए, श्री कृष्ण कुमार जी या परवेज साहब नहीं आ पाए, तो मैंने उन लोगों के बिहाफ में उनका सम्मान लिया है, और अजय साहब भी नहीं थे उनके बिहाफ में, मैं, नरेंद्र ग्रोवर और सोन जी वहाँ थी, तो इन लोगों ने अपना सम्मान खुद ही ग्रहण किया है। और तो अब मैं चाहूंगा कि ये हम लोग क्वेश्चन आंसर का जो दौर है वो शुरू करें। कोई चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो मैं चाहूंगा जो आदमी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएं, ताकि मैं उनको क्वेश्चन के लिए और प्रश्न के लिए बुला सकूं। मैं हाँ रमा जी, आप अपना प्रश्न पूछें, और जय जी और पवित्रा जी पहले बता दें किनके लिए प्रश्न है, तो ताकि वो तैयार रहे। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मुझे उनकी लाइनें, पवित्रा जी की लाइनें सोचती हूँ फिर से प्यार कर लूं, और जिस तरह से उन्होंने पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मुझे लगा कि इस पे हमें कुछ और भी, यूजुअली हम इस उम्र में ये नहीं, और जिस तरह से उन्होंने किया, और दूसरा उनकी कविता के सालों में जीने को जोड़ो, वो बहुत अच्छी लगी, और बेटी के लिए जो उन्होंने पढ़ी है जय जी ने, वो वाकई ही बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। बिल्कुल, मैं जानता हूँ कि बेटी पर जो एक्चुअली मुझे बेटी है तो है नहीं, लेकिन मैंने 2 बहनों का मैंने कन्यादान किया है, तो मैं फीलिंग समझता हूँ कि कैसा लगता है कन्यादान करने के समय। और कोई लोग जो है, मैं किसी को हाथ उठा हुआ देख नहीं पा रहा हूँ, और कोई लोग चाहते हैं प्रश्न पूछना? हाँ सोन जी, आप अनम्यूट कर लें, स्वागत है। जय जी पवित्रा जी, दोनों का काव्य पाठ मुझे बहुत अच्छा लगा, और थोड़ा सा हट के था दोनों का, और बुढ़ापे में असली ठाठ है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। आई थिंक जय जी की थी वो कविता। और उसके साथ दूसरा, मुझे रिश्तों में, जैसे कि जब सब बहन भाई बड़े हो जाते हैं, बचपन में कितना पास एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, लेकिन उसके बाद जीवन में सब अलग अलग हो जाते हैं, और छोटी सी बात भी अगर एक दूसरे को कहो तो वो बर्दाश्त ही करते हैं। तो ये मानव का, पता नहीं भगवान ने ऐसे बनाया या कुछ इस तरह, जिंदगी का ये फलसफा मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सभी कविताएं इनकी बहुत अच्छी थी, और भूमिका जो इन्होंने बांधी कबीर के दोहे से, वो भी बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद दोनों का। देखिए कि ताली के हम लोग सदस्य जो है वो हम लोग साठा पाढ़ी, तो वो जब उन्होंने पढ़ना शुरू किया वो कि 60 के बाद ठाठ आती है, तो हम लोगों ने अपने आप को भी काफी एलिवेटेड महसूस किया कि चलो 60 के बाद ठाठ तो आ रही है। और कोई लोग भाई, मैं किसी का हाथ उठा हुआ देख नहीं पा रहा हूँ, और कोई लोग चाहते हैं तो प्रश्न पूछना? हाँ अच्छा, संगीता प्रसाद जी, आपका पटना से आई हैं, आपका बहुत स्वागत है। आप या तो कमेंट दें या प्रश्न पूछें। मैं प्रश्न पूछना चाहती हूँ। कविता मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ी हूँ। मैं भी एक रिटायर्ड टीचर हूँ, वैसे तो मैं इंग्लिश की टीचर थी, पर मैंने भी हाल फिलहाल में कविता लिखना शुरू किया है, और मैं भी चाहूंगी कि मैं अपनी कुछ कविताएं यहाँ पढ़ूं, तो आप अगर मुझे मौका देंगे तो मैं जरूर पढ़ूंगी। मैं आपको आज तो नहीं मौका दे सकता, क्योंकि हमको टाइम की लिमिटेशन है। नहीं, आज नहीं। ऐसा करें कि अपनी जो आपका जो डिटेल्स है वो आप किन के थ्रू आए हैं? जय साहब और पवित्रा जी के थ्रू? मीना सिन्हा जी। तो आप ऐसा करें, मीना जी को अपना आप जो व्हाट्सएप नंबर भेज दें, और मैं आपको विशेष रूप से आमंत्रित करूंगा इसके लिए कि आप आएं और आप गीतांजलि से जुड़ें। आज थोड़ी कश्मकश है कि मैं वक्त आपको दे नहीं पाऊंगा, इसलिए कि मेरा टाइम बहुत लिमिट रहता है, 45-50 मिनट्स का रहता है, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपको जरूर मैं चाहूंगा एकोमोडेट करना। और आप अगर कुछ और बोलना चाहती हैं, अगर जय जी और पवित्रा जी के बारे में, या कुछ कमेंट देना चाहती हैं इस एकल काव्य पाठ के बारे में, तो वो बताएं। जय जी का बेटी पर लिखा हुआ कविता बहुत ही मेरे हृदय को छू लिया। मेरी भी बिटिया की शादी हुई, और मैं उनकी जो उनकी संवेदना थी उनको मैं समझ सकती हूँ। और दूसरा, वो भाई बहन के रिश्ते को तो हम सभी देख रहे हैं कि हम कितने आपस में जुड़े होते हैं, और जैसे जैसे वक्त गुजरता है हम अपनी परिस्थितियों में बंध जाते हैं, हमारी जिम्मेवारियां आ जाती हैं सामने,
और दूरी बढ़ जाती है। ये 2 कविता मुझे बहुत ही अच्छी लगी, दिल को छूने वाली कविता थी। धन्यवाद आपका संगीता जी। और बिल्कुल सही कहा है कि आदमी जो वक्त के साथ में बदलाव हो जाता है और रिश्ते में खटास पड़ जाती है। जो बचपन में आदमी एक दूसरे में रह नहीं पाता है, बाद में उसी में खटास आ जाती है। और मैं और कोई एक दो मैं प्रश्न ले सकता हूँ? एक पॉइंट में जरा और ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि समय की कमी थी। हाँ, जो समय की कमी थी, इस वजह से जो मेरी काव्य पाठ हुआ वो थोड़ा तेजी से हुआ। यूजुअली तो थोड़ा मैं स्लोली चलता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ पोएम्स इतनी थी कि उसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ा। तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ अगर कोई भी किसी को बात समझ में नहीं आई। अच्छे से सुन रहे थे। समय थोड़ा सा, लेकिन आपने समय का बहुत बढ़िया सदुपयोग किया है, आपने और पवित्रा जी ने। और हम लोगों ने आप दोनों की कविताएं मिला जुला के करीब 27-28 मिनट हम लोगों ने सुनी है। तो आपने अच्छे से सब बात को आपने कहा है। और मुझे लगता है कि अब कोई खास बातें नहीं है, तो मैं आप लोगों को अगले रविवार को 3 बजे से आने का आमंत्रण देता हूं। जितने भी लोग हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने रिश्तेमंद को चाहते हैं कि वो जुड़े, जैसे कि आज संगीता जी जुड़ी हैं और लोग जुड़े हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि गीतांजलि के इस एकल काव्य पाठ से लोग जुड़े। गीतांजलि की जो बातें हैं वो पूरे विश्व में जाए। भारत में तो लोग सुन ही रहे हैं, तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हैं लिंक को, और जुड़ने में कोई हर्ज नहीं, आप जरूर सुने। और इससे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग साथ में जुड़ते हैं। अभी मैंने देखा है, मेरे पास ईमेल आया है विभा केल जी का। विभा केल जी चाहती हैं 22 तारीख को जुड़ना। तो विभा केल, मैं आपके नाम की सिफारिश करूंगा राखी से। अगर कोई उस समय किसी ने बुक नहीं किया होगा तो मैं जरूर चाहूंगा कि विभा जी अपना काव्य पाठ 22 तारीख को करें। ठीक है कन्हैया जी। विभा आ जाएंगी दलजीत निर्जन के बाद में, और राखी बंसल आखिरी विकेट होगा हमारा। अच्छा, तो जी ने काफी बार कहा था, पर क्योंकि मेरा कुछ मूड ही ऐसा था अपने भाई के बाद, तो कोई बात नहीं, हम लोग विभा जी से हम लोग बात कर लेंगे इस विषय पे कि कैसे इनको एकोमोडेट किया जाएगा। तो बढ़िया है। अब मैं चाहूँ जी, आपने कहा जब संगीता जी ने रिश्तों के बारे में बात की, भाई बहन के रिश्तों के बारे में बात की, भाई बहन के रिश्तों में खटास नहीं आती है कन्हैया, लेकिन आपसी रिश्तों में इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं अपनी अपनी परेशानियों के कारण, अपनी अपनी व्यस्तता के कारण, कि उनमें वो रिश्ता नहीं रह पाता है जो रोज पहले रहता था। जी बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है कि हाँ, कुछ दूरियां बढ़ जाती हैं। पकड़ा नहीं है, सुधारा है। और दूसरी बात ये है कि जय जी, आपने न तेज पढ़ा न स्लो पढ़ा, आपने जैसा पढ़ना चाहिए वैसा ही पढ़ा। और आपकी जीवन एक क्रिकेट है, कविता आपकी पूरी तरीके से पूर्ण है। मेरा सुझाव होगा कि अगर हम लोग अपनी रजत जयंती के उपलक्ष्य में कविता संग्रह छाप पाते हैं, तो उसमें जीवन एक क्रिकेट है, वो कविता आप जरूर दें। और दलजीत के बाद में आ जाएंगी मेरे ख्याल से विभा जी, और संभवतः विभा जी के बाद में आ जाएंगी उषा वर्मा, और उषा वर्मा के बाद में संभवतः आखिर में आएंगी राखी। ऐसा क्रम कुछ रहेगा कन्हैया। वो हम लोग किस तरह की सुविधा होगी वो उस तरह से ज्वाइन कर लेगा। तो ठीक है, मैं इन शब्दों से अब आप लोग को धन्यवाद देते हुए अब विदा लूंगा। और आप लोग सबों का आभार सबसे जुड़ने के लिए, और इतना बढ़िया काव्य पाठ जय जी का और पवित्रा जी का होने के लिए। और उम्मीद है कि आप लोग सबसे हमारी मुलाकात जो है वो अगले रविवार को 3 बजे होगी, जिसमें मीना सिन्हा अपना काव्य पाठ करेगी। आप संगीता जी आप जरूर जुड़े। और मैं आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको एकोमोडेट नहीं कर पाया, थोड़ा सा बंदिश थी हमारी समय की। तो आप सबों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू एवरीबॉडी। धन्यवाद, आभार, एवरीथिंग। सबको प्रेम नमस्ते।